हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमनी जीएस एकेडमी। मैं हूं प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एजुकेटिव बेस्ड जीके का क्लास 18 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको 17 क्लासेस कंप्लीट करा दी हैं। इसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप देखेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप क्लास 1 से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं तो बार बार वही चीज़ें कवर नहीं करते। तो इसी वजह से क्लास 1 से अगर आप देखेंगे सीक्वेंस में तो इसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने सीजीएल और सीएचएसएल 2026 को टारगेट करते हुए एजुकेटिव बेस्ड जीके का बैच लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर सबसे पहले हम सीजीएल के लिए क्लासेस कर रहे हैं और क्लासेस आप यूट्यूब पर देख पा रहे होंगे, लेकिन इसका जो स्टडी मटेरियल है वो बैच के स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर यहाँ पर बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुंबईज आर्किटेक्चरल हेरिटेज इज और आर करेक्ट। यहाँ पर आपको मुंबई की वास्तुकला विरासत के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया है, विक्टोरियन गॉथिक बिल्डिंग्स इन मुंबई रिफ्लेक्ट कॉलोनियल एरा आर्किटेक्चर विथ नियो गॉथिक एलिमेंट। कह रहे हैं कि मुंबई में जो विक्टोरियन गॉथिक बिल्डिंग्स हैं ये नियो गॉथिक एलिमेंट से बनाए गए हैं, यानी कि कॉलोनियल एरा का जो उस टाइम का स्टाइल है, आर्किटेक्चर है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। सेकेंड यहाँ पे कह रहे हैं, आर्ट डेको बिल्डिंग्स इन मुंबई वर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी कॉलोनियल अर्बन डेवलपमेंट। कह रहे हैं ये जो मुंबई में आर्ट डेको बिल्डिंग्स बने हैं ये 19th सेंचुरी के कॉलोनियल अर्बन डेवलपमेंट का पार्ट हैं। तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं, दी ओवल मेड इन डिस्टिंक्टली सेपरेट दी विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको आर्किटेक्चरल स्टाइल। इसमें कहने की ओवल मैदान विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको वास्तुकला की शैलियों को अलग करते हैं, यानी ये इनमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 19th सेंचुरी के पार्ट नहीं होंगे, ये 20th सेंचुरी के पार्ट होंगे। ये यहाँ पर डेवलप होते हैं 1930s से लेकर 1940s के टाइम पर, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं 20th सेंचुरी को। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, The hornbill bird after which the festival is named symbolizes boldness and dash in Naga folklore। कह रहे हैं कि हॉर्नबिल पक्षी जिसके नाम पर इस त्योहार का नाम रखा गया है, नागा लोक कथाओं में साहस और किसका प्रतीक माना जाता है। आपने हॉर्नबिल फेस्टिवल पढ़ा होगा, ये नागालैंड का फेस्टिवल है, तो ये हॉर्नबिल बर्ड के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि साहस और किसको सिंबलाइज करता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बोल्डनेस के साथ साथ में ग्रैंड्योर यानी कि शान को भी सिंबलाइज करता है। यहाँ पर देखिए अब नागालैंड का फेस्टिवल मेंशन किया गया है, तो हम नागालैंड के सभी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल और उनके यूनिक फीचर को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है, यहाँ से हम सबसे पहले उसी की बात करने वाले हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर दी हॉर्नबिल बर्ड, तो इसको हॉर्नबिल बर्ड के नाम पे इसका नाम रखा गया है, विच सिम्बोलाइजेस ब्रेवरी, अलर्टनेस एंड ग्रैंड्योर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये एग्जाम में इस पर काफ़ी पूछा गया है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फ्रॉम December 1st to 10th एट दी किसामा हेरिटेज विलेज। तो इसको 1 से 10 दिसंबर में मनाया जाता है किसामा विलेज में। नागालैंड स्टेटहुड डे भी पड़ता है 1 दिसंबर को, ये भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेक्रेनी फेस्टिवल, ये भी नागालैंड का ही फेस्टिवल है। इसको अंगामी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है और ये 10 डेज का फेस्टिवल है और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेक्रे का मतलब होता है सैंक्टिफिकेशन, नी का मतलब होता है फीस्ट।
तो ये एक तरीके से बॉडी को सैंक्टिफाई यानी कि पवित्र करने का एक तरीके से फेस्टिवल माना जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि बॉडी को फिजिकली भी क्लीन करेंगे और स्पिरिचुअली भी क्लीन किया जाएगा। The focus is on sanctifying the body and soul to ensure health and luck in the coming year। यानी कि एक तरीके से फिजिकली और स्पिरिचुअली अपने आप को पवित्र करेंगे जिससे कि अच्छा हेल्थ होगा और आने वाले ईयर में अच्छा लक होगा। It involves a ritual called Zukhou that means cleansing with water। तो यहाँ पे Zukhou रिचुअल भी होता है जिसका मतलब होता है cleansing with water। अगर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा वो वेरी कर सकता है। अगर आपको सही वाला प्रोनाउंसिएशन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे मोआत्सु मोंग फेस्टिवल की। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कौन सी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये और ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अर्ली मे आफ्टर द सोइंग सीजन इज़ कम्प्लीट। यानी कि जब यहाँ पे सोइंग सीजन कम्प्लीट हो जाता है तो मई में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ए पीरियड ऑफ रिक्रिएशन एंड सिंगिंग आफ्टर द हार्ड लेबर ऑफ क्लियरिंग फील्ड। यानी एक तरीके से लोग एग्रीकल्चर का काम करके जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो ये समय ऐसा होता है कि इस टाइम पे वो गाना गाते हैं और इन्जॉय करते हैं। फीचर्स दी संग पंगतु वेयर ए लार्ज सिंबॉलिक बोन फायर इज लिट। तो यहाँ पे एक बोन फायर जलाया जाता है जिसको संग पंगतु कहते हैं। तो ये कीवर्ड भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे ओलियांग फेस्टिवल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूछा हुआ है कि किस ट्राइब के द्वारा मनाते हैं। तो ये कोन्याक ट्राइब के द्वारा मनाते हैं। इट मार्क्स द नागा न्यू ईयर एंड अराइवल ऑफ द स्प्रिंग। यानी कि ये सिंबलाइज करता है नागा न्यू ईयर का, और स्प्रिंग आ चुका है इसको भी ये सिंबलाइज करता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द कोन्याकास। तो इनको कोन्याक ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है जिनको ट्रेडिशनली हम हेड हंटर्स कहते हैं। हेड हंटर्स का मतलब होता है कि ये जो कोन्याक ट्राइब है ये जब बैटल फील्ड में होते हैं वहाँ पर अगर ये अपने एनिमीज़ को किल करते हैं तो उनका जो हेड होता है उसको एज अ गिफ्ट ये अपने रीजन में लाते हैं। तो ये हेड हंटर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है तोकू इमोंग फेस्टिवल। अब यहाँ से देखिए इस पर क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी 2025 में। वहाँ पर एक साथ में मेंशन किया गया था कि एक फेस्टिवल है उसको किस ट्राइब के द्वारा मनाते हैं। तो बेसिकली ये कीवर्ड वहाँ पर मेंशन किया गया था, ये पूछा गया था। ध्यान रखिएगा तोकू इमोंग फेस्टिवल जो है इसको लोथा नागा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। इट इज़ अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नवंबर। इसको हार्वेस्ट के बाद मनाते हैं। इट इज़ अ टाइम फॉर द कम्युनिटी टू सेटल ओल्ड डिस्प्यूट्स एंड स्ट्रेंथन बॉन्ड्स। ऐसा माना जाता है कि ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पर यहाँ के जो समुदाय होते हैं वो अपने पुराने विवादों को सुलझाते हैं और अपने बीच में जो बॉन्ड होता है उनका उसको और भी मजबूत करने का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तुलुनी फेस्टिवल है, इसको सुमी ट्राइब के द्वारा मनाते हैं। MTS 2024 में पूछा गया है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जुलाई। और MTS में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि इसको कब मनाते हैं, तो इसको जुलाई में मनाते हैं। तो यहाँ पे जो भी वर्ड मैंने लिखा है वो सब कहीं ना कहीं पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा इसको जुलाई में मनाएंगे। और ये मार्क करता है सीज़न ऑफ प्लेंटी, यानी कि जब हार्वेस्ट हो जाता है तो ये इस तरीके से सिंबलाइज करता है कि सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। इसको आप समृद्धि भी कह सकते हैं। और ये फेस्टिवल मार्क करता है समृद्धि और संपन्नता को। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स बिटवीन इंगेज्ड कपल्स। तो जो भी इंगेज्ड कपल होते हैं उनकी फैमिलीज़ के बीच में और उनके बीच में गिफ्ट दिया जाता है और लिया जाता है। द ब्रीविंग ऑफ तुलुनी बियर दैट इज़ राइस बियर इज़ ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। तो ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे तुलुनी बियर पिया जाता है जो कि राइस बियर होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा नगाड़ा फेस्टिवल। इसको रेंगमा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है और ये 8 डे का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, नवंबर में मनाया जाता है। कहीं कहीं पर आपको 7 डेज देखने को मिलेगा, तो 7 डेज तक ये चलता है, लेकिन 8th डे जो होता है उस दिन ये फाइनल होता है। तो
तो इसी वजह से आप ध्यान रखिएगा कि 8 डे का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इन्वॉल्व्स ए सिंबॉलिक विजिट टू द ग्रेव्स ऑफ एंसेस्टर। तो इस दिन पे लोग विजिट करते हैं अपने पूर्वजों की कब्र पर। द मदर ऑफ द हाउस होल्ड परफॉर्म्स ए फर्स्ट टेस्टिंग ऑफ द न्यू ब्रू एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ द क्रॉप। यानी इस टाइम पर हाउस होल्ड की जो मदर होती हैं वो नया जो राइस बियर आप मान सकते हैं उसका पहला टेस्टिंग करती हैं, जिससे कि वो स्पिरिट ऑफ द क्रॉप्स को रिस्पेक्ट देती हैं। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है अमोंग मोंग फेस्टिवल। इसको संगतम ट्राइब के द्वारा मनाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आई थिंक DSSB के एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो वर्ड होता है अमोंग मोंग, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है टुगेदरनेस फॉर एवर। तो यहाँ पे आप फॉर एवर भी लगा सकते हैं, ये भी अगर आपको देगा एग्जाम में तो करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर एक यूनिक चीज़ होता है, 3 कुकिंग स्टोन्स आर वर्शिप्ड इन द फायर प्लेस टू इंश्योर द सेफ्टी एंड स्पिरिट ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे 3 कुकिंग स्टोन की पूजा की जाती है फायर प्लेस में, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जाता है कि सेफ्टी और घर का जो स्पिरिट है वो बना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है मेतेमन्यो फेस्टिवल। इसको यमखुइंग ट्राइब के द्वारा मनाते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर द मिलेट हार्वेस्ट। जब मिलेट हार्वेस्ट किया जाता है तो उसके बाद इसको मनाते हैं। इट ऑनर्स डिकीज्ड सोल, यानी कि जो पूर्वज होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है उनको ऑनर करते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं नागालैंड के। इसी तरह हमने पहले की जो क्लासेस की हैं वहाँ पर भी बहुत सारे स्टेट के फेस्टिवल, फोक डांसेस, इन सभी को कवर किया है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि आप क्लास 1 से देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड इन अकॉर्डेंस विद द गुप्तास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर स्टेटेड रोल। तो यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि गुप्ता के प्रशासन के टाइम पर जो ऑफिसर थे और उनका जो रोल था ये यहाँ पर दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच कराया गया है। मैंने आपको इसी सीरीज़ में गुप्ता डायनेस्टी कंप्लीट पढ़ा दिया है। गुप्ता डायनेस्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो टैक्सेस थे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको रिवाइज करा दी हैं इन्हीं सीरीज़ में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हमने वहाँ पर नहीं पढ़ा था, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि तलवाटक जो होते थे ये विलेज अकाउंटेंट होते थे। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि भंडाग्रा धृक्कता क्या होते थे, तो ये ट्रेजरर होते थे, यानी कि इनका इससे मैचिंग हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम ध्रुवाधिकारिणिका की बात करेंगे तो ये लैंड का सेफ रिकॉर्ड रखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, विच क्लासिकल म्यूजिकल ट्रेटाइज composed in the 13th century CE by Shrangdev in Maharashtra is considered a foundational text in Indian musicology। कहना है कि महाराष्ट्र में सारंगदेव द्वारा 13वीं शताब्दी में रचित कौन सा शास्त्रीय संगीत ग्रंथ भारतीय संगीत शास्त्र का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन्होंने संगीत रत्नाकर लिखा था। आप ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र से ये रिलेटेड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, व्हेन वाज द अमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पर कह रहे हैं कि अमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 में इसको बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा और इस टाइम हम इसको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आफ्टर डिफीटिंग द मुगल एम्परर डैश डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर एंड फाउंडेड द सेकेंड अफगान एम्पायर। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस मुगल सम्राट को हराने के बाद किसने यहाँ पर सेकेंड अफगान एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी। अब मुगल एम्पायर की बात करेंगे तो ऑलरेडी रिवाइज किया है हमने, सेकेंड या थर्ड क्लास में कंप्लीट डिस्कस किया है। इनका जो भी टॉम्ब होता है उसका लोकेशन कहाँ पर है, किसने इसको बनवाया,
इसको भी हमने रिसेंटली रिवाइज किया है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिंग फेंसिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। कह रहे कि 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई रिंग फेंसिंग नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे देखिए रिंग फेंसिंग का मतलब है कि कुछ बॉर्डर या बाउंड्री बनाने की बात हो रही है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू क्रिएट बफर स्टेट्स टू डिफेंड ब्रिटिश टेरिटरीज। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिंग फेंसिंग पॉलिसी है ये वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया था और इसका ये उद्देश्य था कि जो भी मराठा हैं, इसके अलावा मैसूर और जो अफ़गान हैं, उनसे इनकी टेरिटरी को बचाया जा सके। पर्टिकुलरली ये सारी चीज़ें ये कर रहे थे बंगाल को बचाने के लिए। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि बंगाल को बचाने के लिए इन्होंने सोचा कि इसके आसपास में हम बफर स्टेट्स क्रिएट कर देंगे, जिससे कि अगर यहाँ पे कोई अटैक होता है तो डायरेक्ट इन पर नहीं होगा। और ये लोग इतने ज़्यादा चालाक थे कि इन्होंने ये बोला कि ये जो बफर स्टेट होगा यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी रहेगी, उसका पूरा खर्चा और बाकी सारी चीज़ें ये स्टेट ही देगा। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर अपनाया गया था, टू क्रिएट बफर स्टेट टू डिफेंड ब्रिटिश टेरिटरीज। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज बॉक्सिंग मेडल्स एट दी 2000 सिडनी ओलंपिक्स इज करेक्ट। कह रहे हैं कि 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था, भारत के मुक्केबाजी पदकों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया डिड नॉट विन एनी बॉक्सिंग मेडल्स एट सिडनी 2000। यानी 2000 का जो सिडनी ओलंपिक्स था वहाँ पर इंडिया ने कोई भी बॉक्सिंग मेडल नहीं जीता था। तो कौन सा मेडल जीता था इंडिया ने, आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि इस ओलंपिक्स में इंडिया ने जीता था वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल, जो कि इंडिया का पहला मेडल था वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने जीता था, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने इसको जीता था 69 kg की कैटेगरी में, और ये इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पे बॉक्सिंग से पूछा गया था, तो बॉक्सिंग का मेडल नहीं मिला था 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में। अब यहाँ से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट बॉक्सिंग मेडल कब मिला था ओलंपिक्स में, ये मिला था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। और अगर आपसे नाम पूछा जाएगा कि किसने इसको जीता था, तो इसको जीता था विजेंद्र सिंह ने। मेडल भी आपसे पूछा जाएगा कि मेडल कौन सा था, इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसको हरा करके इन्होंने जीता था, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हायर एग्जाम्स में पूछा गया है, बाई डिफीटिंग इक्वाडोर्स कार्लोस गोंगोरा। यानी कि इक्वाडोर के थे कार्लोस, उनको हरा करके इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द स्ट्रेटेजिक फोकस ऑफ द 10th इंडिया श्रीलंका मित्र शक्ति एक्सरसाइज इन अगस्त 2024। तो इंडिया और श्रीलंका ने मित्र शक्ति एक्सरसाइज किया अगस्त 2024 में, इसका फोकस क्या था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वाइंट काउंटर इंसर्जेंसी इन सेमी अर्बन जोन अंडर यूएन मैंडेट। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत अर्ध शहरी क्षेत्रों में संयुक्त उग्रवाद का विरोधी अभियान कैसे चलाया जाएगा, वो यहाँ पर फोकस था। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, हु अथर्ड द वाइट टाइगर विनर ऑफ द 2008 मैन बुकर प्राइज। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो बुकर प्राइज होता है इसको पहले मैन बुकर प्राइज कहते थे, लेकिन अभी हम इसको केवल बुकर प्राइज कहते हैं। तो द वाइट टाइगर के लिए 2008 में मैन बुकर प्राइज किसको मिला था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये अरविंद अधिका को मिला था। अब यहाँ से इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। अरविंद अधिका जो हैं ये इंडो ऑस्ट्रेलियन अथर हैं। वाइट टाइगर इन्होंने 2008 में लिखा। 40th नंबर का मैन बुकर प्राइज इसके लिए इनको दिया गया था। आजकल के एग्जाम में ये भी पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर नॉवेल या फिर इस बुक में लिखा क्या है। तो ये द वाइट टाइगर जो है यहाँ पर बलराम हलवाई की कहानी बताई गई है,
जो कि काफ़ी गरीबी में जीता है, यानी कि एक्सट्रीम पावर्टी में ये रहता है, इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। इंटेलिजेंट ये होता है लेकिन फिर भी इसको स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ता है और दुकानों पे जा कर के काम करना पड़ता है। बाद में ये देखता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाते हैं। तो ये भी इसमें एक पर्सन का मर्डर कर देता है और उनके पैसे को चुरा करके बेंगलोर चला जाता है और वहाँ पर ये टैक्सी का जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट करता है। तो यही कहानी यहाँ पर बताई गई है। बलराम हलवाई का ये कहना होता है कि इंडिया में अगर अमीर बनना है तो जो पुअर लोग हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करना पड़ेगा और इसके लिए इसको कोई भी रिग्रेट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें ना इसमें एक्सप्रेस की गई हैं। इट प्रोवाइड्स ए डार्क ह्यूमरस पर्सपेक्टिव ऑन इंडियाज क्लास स्ट्रगल थ्रू दी प्रोटागोनिस्ट बलराम हलवाई। तो ये प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है कि जो यहाँ पर मेन कैरेक्टर है वो बलराम हलवाई है, इसी के द्वारा सारी चीज़ों को समझाया गया है। अरविंद अधिगा वॉज द 4th इंडियन बॉर्न ऑथर टू विन द बुकर प्राइज। अब यहाँ से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अरविंद अधिगा चौथे इंडियन बॉर्न ऑथर हैं जिनको कि बुकर प्राइज मिला है। पहले अरुंधति रॉय, फिर सलमान रुश्दी और किरण देसाई, इनको मिल चुका है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये 5th नंबर पे थे क्योंकि वीएस नैपॉल को भी ये अवार्ड मिला है। तो ये इंडियन ओरिजिन के थे लेकिन इनका बर्थ हुआ था त्रिनिदाद में, तो इसी वजह से अगर हम इनके बर्थ को काउंट ना करें तो ये 4th नंबर पे आएंगे। अगर आप इनको भी काउंट कर लेंगे तो ये 5th नंबर पे आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बिटवीन दी असैसिनेशंस है, 2008 में लिखा गया। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। इट इज़ सेट इन दी फिक्शनल टाउन ऑफ कित्तूर इन कर्नाटका। तो एक फिक्शनल यानी कि इमेजिनरी टाउन है कित्तूर कर्नाटका में, उसी पर इसको सेट किया गया है। दी स्टोरीज टेक प्लेस बिटवीन दी असैसिनेशंस ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। तो यहाँ पे स्टोरी बताई गई है कि जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो इसके बीच में क्या हुआ। अगला यहाँ पे है द लास्ट मैन इन टावर, 2011 में इसको लिखा गया था और यहाँ पर एक सिंगल अपार्टमेंट की स्टोरी बताई गई है मुंबई में। होता क्या है, यहाँ पे जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनके द्वारा जो घर होते हैं वो खरीदे जाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि इस एरिया को हम डेवलप करेंगे। तो वहाँ पे एक स्कूल टीचर होते हैं जिनका नाम होता है योगेश ए मूर्ति। ये कहते हैं कि हम अपना जो अपार्टमेंट है उसको सेल नहीं करेंगे। तो इनके आसपास वाले जो नेबर होते हैं वो इनको परेशान करते हैं क्योंकि उनका मानना ये होता है कि अगर ये भी अपना अपार्टमेंट सेल कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा। तो वही यहाँ पर उनके स्ट्रगल को दिखाया गया है फॉर ए सिंगल अपार्टमेंट टावर इन मुंबई। यहाँ पर प्रोटोगोनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर हैं स्कूल टीचर योगेश ए मूर्ति। नेक्स्ट यहाँ पे है सिलेक्शन डेज, 2016 में लिखा गया और इस पर भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक स्पोर्ट्स फिक्शन नॉवेल है सेंटर्ड अराउंड क्रिकेट, यानी क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर दो भाइयों की कहानी बताई गई है, मंजूनाथ और राधा की। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से इनके जो फादर हैं वो इनको फोर्स करते हैं क्रिकेटर बनने के लिए। तो इसी पे एक वेब सीरीज़ भी बना हुआ है। तो किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं फोर्स करते हैं अपने जो भी बच्चे होते हैं उन पर कि उन्हें क्या बनना है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है एमनेस्टी, इसको 2020 में लिखा गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक इलीगल इमिग्रेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे उनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। प्रोटोगोनिस्ट यानी कि यहाँ पर लीड कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर है डैनी, एन अनडॉक्यूमेंटेड श्रीलंकन इमिग्रेंट, यानी कि श्रीलंका से वहाँ पर इमिग्रेंट हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA was officially formed in dash with Sir Dorabji Tata as its founding president and Dr. A.G. Noren as secretary। क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय ओलंपिक संघ IOA का आधिकारिक गठन किस वर्ष में हुआ था, जिसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और सचिव डॉक्टर A.G. नोरेन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ये 1927 में बना था। यहाँ से आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहला पॉइंट 1927 में इस्टेब्लिश हुआ और इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा 1927 में ही रिकॉग्नाइज भी किया गया था। लीगल स्टेटस की बात करेंगे तो ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ये रजिस्टर्ड है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके हो जाएंगे सर दोराबजी टाटा, क्योंकि इसके इस्टेब्लिशमेंट में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे डॉक्टर एजी नोरेन। अगर करंट प्रेसिडेंट आपसे पूछा जाए तो प्रेजेंट टाइम में पीटी उषा जो हैं ये इसकी प्रेसिडेंट हैं। 2022 में इनको इलेक्ट किया गया था। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि IOA की ये पहली महिला प्रेसिडेंट हैं। इनको पयोली एक्सप्रेस या फिर गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है और इनसे रिलेटेड जो भी अचीवमेंट हैं ये हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में लोकेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 56th नेशनल खो खो चैम्पियनशिप 2023-24 इज और आर करेक्ट। कह रहे हैं कि 56 नंबर का राष्ट्रीय खो खो चैम्पियनशिप हुआ था 2023-24 का, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले स्टेटमेंट में लिखा गया है महाराष्ट्र वॉन बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल्स बिकमिंग ओवरऑल चैंपियंस। कह रहे कि महाराष्ट्र ने मेन एंड वुमेन दोनों का टाइटल जीत लिया था और ओवरऑल महाराष्ट्र ही चैंपियन था। दूसरा यहाँ पे है द चैंपियनशिप मैचेस वर हेल्ड एट दिल्लीज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम एंड कर्नल सिंह स्टेडियम। कह रहे कि ये जो चैंपियनशिप है इसमें जो मैच हुआ था ये दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ और कर्नल सिंह स्टेडियम में हुआ। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं हैं, इसी वजह से हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज एजुकेशन ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंट लिस्ट। कह रहे हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और ये जो अमेंडमेंट होता है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14, रीड द बिलो स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपीरेशन। कह रहे हैं कि जो ट्रांसपीरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन होता है इसके बारे में ये जो तीनों स्टेटमेंट है पढ़िए और करेक्ट वाला बताइए। पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ट्रांसपीरेशन इज हाईएस्ट इन ड्राई एंड विंडी कंडीशन। कह रहे हैं कि जब शुष्क और हवादार परिस्थिति होता है तो उसमें वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं इट हेल्प्स इन दी एसेंट ऑफ सैप थ्रू कोहेजन टेंशन। कह रहे हैं कि यह ससंजन तनाव के माध्यम से रस यानी कि सैप के ऊपर चढ़ने में मदद करता है। तीसरा स्टेटमेंट है ट्रांसपीरेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन विल्टिंग। कह रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन के परिणाम स्वरूप हमेशा मुरझाना होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है कि ट्रांसपीरेशन से हमेशा जो है मुरझाना होता है तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ट्रांसपीरेशन यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये जो लीव्स होता है इसके ऊपर आपको छोटे छोटे होल्स देखने को मिलेंगे जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और इसके द्वारा जब वाटर का लॉस होता है तो उसको ट्रांसपीरेशन या फिर हिंदी में इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वहीं पर गटेशन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी लीव्स के साइड में वाटर का यहाँ पर लॉस होता है तो उसको हम गटेशन कहते हैं, और ये यहाँ पर स्टोमेटा के थ्रू नहीं होता, ये हाइडाथोट्स के द्वारा होता है। तो ये इनमें डिफरेंस है और ये कवर किया गया है बायोलॉजी में। इसी वजह से मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको अपना बेसिक स्ट्रांग रखना है। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, और बैच को स्टार्ट करते वक्त भी मैंने बताया था
कि पहले आप जो है बेसिक चीज़ें कवर कर लीजिए, फिर जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होगा, वो ऐड ऑन होते चला जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसपीरेशन और गटेशन जो है काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15, विच मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड लेटर अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कि कौन सी प्रमुख संवैधानिक विशेषता सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रस्तुत की गई तथा बाद में भारतीय संविधान के द्वारा अपनाई गई। यानी कि आसान भाषा में इन्होंने ये पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा कौन सा फीचर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, फेडरल स्ट्रक्चर विथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि प्रांतीय स्वायत्ता के साथ में संघीय संरचना भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फेडरल का मतलब होता है कि जहाँ पे पावर शेयर हो, गवर्नमेंट यूनियन लेवल पर भी हो और स्टेट लेवल पर भी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी भी हो, तो ये जो है यहाँ पर लिया गया था। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हम पॉलिटी के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से आपको रिवाइज करना है कि कौन से फीचर हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ये आप स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविज़न एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यहाँ से लिए गए हैं। वहीं पर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से तो बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पर याद रखिएगा, कैबिनेट सिस्टम हो गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाई कैमरलिज्म यहाँ से है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हर बार पूछा जाता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो ये यहीं से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा, ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। और ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड है, यानी कि जो तरीका है, वो भी यहीं से बोरो किया गया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये दुनिया भर में सबके राइट्स के एडवोकेट बने फिरते हैं, तो यहाँ से फंडामेंटल राइट लिया गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू भी यहाँ पर है, प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाएगा ये यहाँ से लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को कैसे रिमूव करना है और हाई कोर्ट के जजेस को वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो सब यहाँ से लिया गया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन विथ यूनिटरी बायस लिया गया है। इसका मतलब है कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग दिखती है, तो वो यूनिटरी फीचर आप कह सकते हैं। इसके अलावा रेसिड्यूअरी पावर यहाँ पे है। हमारा जो 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, अगर इन तीनों में कोई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेंशन नहीं किए गए, वो रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट होते हैं और इन पर लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये यहाँ से लिया गया। गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा सेंटर के द्वारा, ये यहीं से लिया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है पर्टिकुलरली, वो यहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कनकरेंट लिस्ट लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट यहीं से लिया गया है। इसके अलावा यहाँ से आपको ध्यान रखना है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जो कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, हमारे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में मेंशन किया गया है, वो हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करेंगे, वो यहाँ से लिया गया। इसके अलावा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी के जो आइडियल्स हैं वो प्रियम्बल में लिखे गए। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगा, ये यहीं से लिया गया है।
अब अगर आप यहाँ तक क्लास को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक ना एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछती हूँ, जिससे कि पता चले कि आप वीडियो देखते हैं या फिर नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। पूरा आंसर आपको मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। ये जो चीज़ें हैं इसको मैंने टेक्स्ट फॉर्म में भी यहाँ पर लिख दिया है, इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, चीज़ें वही लिखी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पर लिखा हुआ है तिप्पानी डांस यूजेस डैश टूल्स टू पाउंड द फ्लोर। अभी मैंने आपको कल के ही क्लास में बताया था, क्लास नंबर 17 में कंप्लीट डिटेल। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि तिप्पानी डांस में हम किस टूल का यूज़ करते हैं फ्लोर यानी कि फर्श को पीटने के लिए। कल हमने ये पढ़ा था कि तिप्पानी डांस इस वजह से ओरिजिनेट हुआ कि जो भी लेबर काम करते हैं, काम करते वक्त उन्हें बहुत ही बोरिंग फील होता है, तो उसको वो बोरिंग ना फील करें, इसी वजह से यहाँ पर वुडन स्टिक का यूज़ किया जाता है, जिससे कि फर्श को पीटा जाता है और उसको एक लेवल में लाया जाता है। तो यहाँ पे तिप्पानी यानी कि वुडन स्टिक्स का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्विस बेस्ड बिजनेस स्कूल इज नोन फॉर पब्लिशिंग द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। कौन सा स्विस आधारित बिजनेस स्कूल वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये स्विस बेस्ड एक बिजनेस स्कूल के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो उसका नाम बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, IMD बिजनेस स्कूल। वैसे जितने भी इंडेक्स पूछे गए हैं उनका डिटेल हम हर क्लास में कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 18, इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट गोज अप बाय 10% and as a result the quantity demanded falls by 20%, how would you classify the demand। कह रहे हैं कि यदि प्राइस जो है प्रोडक्ट का उसमें 10% का चेंज आता है और इसी के रिजल्ट में जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसमें 20% की कमी आ जाती है, तो डिमांड को आप किस में क्लासीफाई करेंगे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डिमांड इज इलास्टिक, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अब ये क्या होता है ये हम आगे के क्वेश्चन में समझेंगे। ये जो इलास्टिसिटी होता है ये यहाँ पर 5 टाइप से हम देखने वाले हैं। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, और इसके नीचे लिखते हैं परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट में प्राइस के चेंज होने की वजह से आपने उसकी क्वांटिटी के डिमांड में कितना चेंज लाया। तो यहाँ पे कह रहे कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है ये 10% यहाँ पर ऊपर हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, और क्वांटिटी डिमांड जो है ये 20% डिक्रीज हो रहा है। तो जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -2, यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है। अब यहाँ पे ये माइनस और प्लस जो है ये मैथमेटिक्स की तरीके से काम नहीं करता। प्लस माइनस यही दिखाता है कि कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर में माइनस नहीं माना जाएगा। इसको अगर हम और भी सिंपल एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कोई यहाँ पर चॉकलेट है जो 100 रुपीज़ का था, लेकिन इसका प्राइस जो है अब 60 रुपीज़ हो गया। तो प्राइस में यहाँ पर चेंज आया और आप पहले एक चॉकलेट खरीदते थे, अब आप 2 चॉकलेट खरीदने लगे। तो प्राइस में चेंज आने की वजह से आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी के डिमांड को कितना बढ़ाया है या फिर कितना घटाया है, इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पर इसके आगे इस पर भी क्वेश्चन है, यहीं से हम सारी चीज़ें समझते हैं। क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है डिमांड इलास्टिसिटी, जिसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। इट मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड रिस्पॉन्ड्स टू ए चेंज इन इट्स प्राइस, यानी कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी जो आप डिमांड कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, उसमें कितना चेंज आएगा, ये हमें डिमांड इलास्टिसिटी से पता चलता है।
डिमांड इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे हम 5 टाइप ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। जैसे घर में रबर बैंड होता है, उसको आप स्ट्रेच करेंगे तो वो फैल जाएगा, लेकिन अगर आप पेन को स्ट्रेच करेंगे तो वो फैलेगा नहीं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एट ऑल व्हेन प्राइस चेंजेस। यानी कि प्राइस में आप कितना भी चेंज कर लीजिए, क्वांटिटी जो डिमांड किया जा रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको परफेक्टली इनइलास्टिक कहेंगे। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि ऐसा कौन सा गुड्स है या फिर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके प्राइस में चेंज होने से उसके क्वांटिटी के डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो आप कह सकते हैं कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हो सकते हैं या फिर कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर आप इसका प्राइस कम करें या फिर इसका प्राइस आप ज़्यादा करेंगे, तब भी अगर जिसको मेडिसिन लेना है तो वो लेगा, चाहे वो महंगा हो या फिर सस्ता हो। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्राइस चेंज से इसके क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क नहीं आएगा, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। सेकेंड यहाँ पे होता है इनइलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये लेस देन 1 होगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है प्राइस में जो चेंजेस किए हैं उसके कंपैरिजन में जो डिमांड में चेंज आया है वो कम है। इसको भी अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो मान लीजिए आपने किसी भी गुड्स का प्राइस यहाँ पर 10% चेंज कर दिया, तो इस गुड्स का जो क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है उसमें केवल 8% का चेंज आए। तो यहाँ पे देखिए प्राइस में आपने 10% चेंज किया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में केवल 8% का चेंज हो रहा है। तो अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस से कम होगा तो उसको इनइलास्टिक कहेंगे। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये लेस देन 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्ट है, मैच बॉक्सेस, पेट्रोल, यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वहाँ पर डिमांड में थोड़ी बहुत कमी देखी जा सकती है। तीसरा यहाँ पे होता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है ये 1 होता है। अब इसको भी अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मान लीजिए आपने किसी भी गुड्स का प्राइस 50% कम कर दिया, तो उसके क्वांटिटी डिमांड में भी 50% का ही चेंज देखने को मिले। ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। प्राइस आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी प्लस माइनस होगा वो केवल और केवल चेंज को दिखाते हैं। तो जब भी परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी जितना चेंज प्राइस में है सेम उतना चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ जाएगा, तो उसको यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे। जब आप फॉर्मूले में 50% और 50% रखेंगे तो ये 1 ही आएगा, तो इसी वजह से इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 आती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को 2x पे मत देखिएगा। अगर आप इसको 1.25 या फिर 1.5x पर देखेंगे तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है 4th नंबर पे इलास्टिक। इलास्टिक जो चीज़ें होती हैं उनका डिमांड इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 होगा। यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि आपने प्राइस में जितना चेंज किया है डिमांड में उससे भी ज़्यादा चेंज आ गया। यानी कि आपने किसी भी गुड्स के प्राइस में 40% का चेंज किया लेकिन डिमांड में 60% का चेंज आ गया, तो ये यहाँ पे इलास्टिक होता है। फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर, स्मार्टफोन एंड लग्जरी कार जो होता है इसका थोड़ा सा भी अगर प्राइस चेंज होता है तो लोग इसकी ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। 5th यहाँ पे हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है ये इनफाइनाइट होता है। एट ए पर्टिकुलर प्राइस डिमांड इज इनफाइनाइट। इफ द प्राइस राइजेस इवन स्लाइटली डिमांड ड्रॉप्स टू 0। अब ये देखिए, ये जो फर्स्ट नंबर पे है परफेक्टली इनइलास्टिक
और 5th नंबर पे है परफेक्टली इलास्टिक। ये केवल पढ़ाने के लिए पढ़ाए जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी जो चीज़ें होती हैं या फिर ऐसे केसेस नहीं देखे गए हैं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको माना गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो उसके डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, उसको परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे। और ये प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में होता है और ये थ्योरेटिकल है, यानी कि रियल लाइफ में अभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी गई हैं। अब यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो कि इलास्टिसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। पहला यहाँ पे हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर आपने इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लासेस पढ़ी हैं तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड्स में ये बताया हुआ है कि जैसे टी और कॉफ़ी है, ये सब्स्टिट्यूट गुड हो जाते हैं, यानी कि अगर टी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो आप कॉफ़ी पे यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने पर आप दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी इफेक्ट होती है। मोर सब्स्टिट्यूट्स इज इक्वल टू मोर इलास्टिक। किसी भी प्रोडक्ट का जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होगा वो उतना ही इलास्टिक होगा। दूसरा यहाँ पे है नेचर ऑफ गुड्स, यानी कि कोई भी ज़रूरत का सामान होता है तो वो इन इलास्टिक होता है, यानी कि आप प्राइस कितना भी चेंज करेंगे, अगर ज़रूरत का सामान है तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं आएगा, उनको वो सामान खरीदना ही पड़ेगा। तो ज़रूरत के सामान इन इलास्टिक होते हैं, यानी कि प्राइस चेंज होने पर वो डिमांड में रिस्पॉन्ड नहीं दिखता। लेकिन जो लग्जरी गुड होते हैं ये इलास्टिक होते हैं। लग्जरी गुड जैसे कि कार है, एसी है, स्मार्टफोन है, एप्पल आईफोन है, ये सारे मान लीजिए लग्जरी गुड हैं। अगर इनका प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होता है तो इनके डिमांड में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि प्राइस चेंज होने पर इनके डिमांड में भी चेंज आएगा, तो ये इलास्टिक होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, यानी कि कोई भी पर्सन अपनी इनकम का कितना भाग, कितना प्रपोर्शन किसी गुड्स को खरीदने में स्पेंड करता है। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 80,000 रुपये है तो आप 5,000 10,000 आसानी से खर्च कर पाएंगे। तो अगर छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि आपको सॉल्ट खरीदना है, तो ये इन इलास्टिक है, यानी कि अगर सॉल्ट का प्राइस यहाँ पर 20 रुपये से 25 हो जाए या 30 रुपये हो जाए और आपकी सैलरी ज़्यादा है, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आप उसका बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं, तो इसकी प्राइस में चेंज आने पर भी आप इसकी क्वांटिटी के डिमांड को कम नहीं करेंगे, तो ये इन इलास्टिक हो जाएगा। लार्ज एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जैसे कार खरीदना है या कोई बड़ी चीज़ें खरीदनी हैं, तो अगर सैलरी 80,000 है, 20-22 लाख की आप कार खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कार का प्राइस बढ़ने पर डिमांड में चेंज आएगा। चेंज यानी कि इलास्टिसिटी, ये कीवर्ड याद रखिएगा। इलास्टिसिटी जो है ये चेंज को दिखाता है। अब ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है टाइम पीरियड। डिमांड इज मोर इलास्टिक इन द लॉन्ग रन एज कंज्यूमर फाइंड अल्टरनेटिव। कह रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा इलास्टिक तब हो जाता है जब यहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड हो। मान लीजिए आज आपका मन करता है कोका कोला पीने का और वो नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत की चीज़ नहीं है, तो इसके प्राइस में चेंज होने पर भी आप वेट करेंगे, आप कुछ दिन इंतज़ार करेंगे और हो सकता है कि आप इसके दूसरे अल्टरनेटिव जो प्रोडक्ट हैं उसको कंज्यूम कर लें। तो डिमांड यहाँ पर इलास्टिक होगा जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पर आगे जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप इसको कम स्पीड पे करके फोकस के साथ में सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। दी महलनोबिस मॉडल वॉज यूज्ड इन विच प्लान। आपसे पूछा गया है कि महलनोबिस मॉडल का प्रयोग किस योजना में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। अब यहाँ से आपको सभी 5 ईयर प्लान को ब्रीफ में रिवाइज करना है। इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि कौन सा 5 ईयर प्लान कब आया, उसमें कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है।
15 मार्च 1950 को, और यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया जाता है 1951 से 1956 के बीच तक का इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ये बेस्ड होता है हैरत डोमर मॉडल पर, और यहाँ पर फोकस किया जाता है एग्रीकल्चर पर, प्राइस स्टेबिलिटी एंड पावर जो होता है उस पर फोकस किया जाता है। ये पावर वो पॉलिटिकल पावर नहीं, पावर का मतलब यहाँ पे पावर जनरेशन है। टारगेट ग्रोथ यहाँ पे किया जाता है 2.1% का, लेकिन अचीव कर लेते हैं 3.6% का, तो ये प्लान सक्सेसफुल होता है। मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किए जाते हैं, जैसे कि भाखड़ा नानगल प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम, ये सारी चीज़ें, तो पावर इसी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 के बीच में यहाँ पर आएगा। ये बेस्ड होता है पीसी महलनोबिस मॉडल पर। फोकस यहाँ पे होता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर हैवी इंडस्ट्रीज पर। 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ऑलरेडी कई बार पूछा गया है। यहाँ पर टारगेट रखा जाता है 4.5% ग्रोथ रेट का, एक्चुअल ग्रोथ होता है 4.3%। यहाँ पर 3 स्टील प्लांट सेटअप किए जाते हैं भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला में। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है कि मुझे कमेंट सेक्शन में इन तीनों प्लांट का नाम यहाँ पे लिखिएगा, और यहाँ पे आपको लिखना है कि किस कंट्री की हेल्प से इसको सेटअप किया गया था। थर्ड यहाँ पे 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 के बीच में आता है। गडगिल योजना पर ये बेस्ड होता है। फोकस यहाँ पे रखा जाता है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, यानी कि अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनने का यहाँ पर टारगेट रखा जाता है। ग्रोथ रेट यहाँ पर टारगेट किया जाता है 5.6% का, पर एक्चुअल ग्रोथ होता है 2.8%। अब ये जो 5 ईयर प्लान है ये फेल हो जाता है, और इसके फेलियर का जो रीज़न है ये 4 ऑप्शन दे करके पूछा गया है। इट हैज़ बीन आस्क्ड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 में, सीवियर ड्रॉट यानी कि काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ गया था। इन 3 रीजंस की वजह से, 3 रीज़न है यहाँ पर जिसकी वजह से ये प्लान फेल हो गया था। जब यहाँ पे फेल हो जाता है तो क्या किया जाता है, थोड़ा बहुत रेस्ट किया जाता है, रीसेट किया जाता है और स्टार्ट किया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से थर्ड 5 ईयर प्लान फेल होने के बाद में प्लान हॉलिडे आता है 3 इयर्स के लिए 1966 से 1969 तक। इस टाइम पीरियड पर कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं लाए जाते, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से 3 एनुअल प्लान यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और इसी टाइम पर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, जो कि 2 फेजेस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 जो है 1969 उससे लेकर के ये 1974 तक रहता है। इसका जो फोकस है ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस इसका फोकस था। एक्चुअल यहाँ पे ग्रोथ 3.3% हुआ था, लेकिन टारगेट रखा गया था 5.7% का। 14 मेजर इंडियन बैंक जो होते हैं उनका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है 1969 में। 1971 में यहाँ पर वॉर भी होता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश का क्रिएशन होता है। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पर होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ 5 ईयर प्लान होता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है डीपी धर के द्वारा। इसका फोकस होता है गरीबी हटाओ यानी कि पॉवर्टी एलिविएशन पर। टारगेट ग्रोथ यहाँ पर रखा जाता है 4.4% का, लेकिन 4.8% का यहाँ पर ग्रोथ अचीव कर लिया जाता है, जो कि सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन इसी के बाद में गवर्नमेंट यहाँ पर चेंज होती है और इस प्लान को 1 साल पहले ही यानी कि केवल 4 इयर्स का ये प्लान चलता है। इसको 5 ईयर कंप्लीट होने में 1 साल रह जाते हैं, तभी इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया जाता है जनता गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर रोलिंग प्लान लाया जाता है 1978 से 1980 के बीच में, और ये इंट्रोड्यूस किया जाता है मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा।
1980 के बाद में यहाँ पर फिर से 6th 5 ईयर प्लान आता है 1980 से 1985। अगर आपको फर्स्ट वाला याद है और आपको पता है कि प्लान हॉलिडे हुआ था, फिर उसके बाद रोलिंग प्लान आया था, तो आप यहाँ पे 5 ईयर ऐड करके भी इसका जो ईयर है वो निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं। 6th 5 ईयर प्लान का फोकस यहाँ पर होता है पॉवर्टी इराडिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पॉवर्टी हटाना है टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा करके, अच्छा करके। यहाँ पर टारगेट रखा जाता है 5.2% के ग्रोथ का, पर एक्चुअल में 5.7% का ग्रोथ हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी रेलवे के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 6th 5 ईयर प्लान के टाइम पर लाया जाता है। 7th 5 ईयर प्लान की बात करें तो यहाँ पर फोकस होता है फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो 7 यानी कि आप याद रख सकते हैं हेवन, जो स्वर्ग होता है, वहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी होगी, ऐसा कुछ बना करके आप याद कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पर 5% का रखा जाता है, लेकिन हेवन है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो 6% का ग्रोथ यहाँ पर अचीव हो जाता है। और ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि पहला ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था जहाँ पर पहली बार प्राइवेट सेक्टर पर फोकस किया गया। वो था 7th 5 ईयर प्लान, emphasis on the private sector for the first time over the public sector, यानी पब्लिक सेक्टर को छोड़ करके पहली बार प्राइवेट सेक्टर पर ध्यान दिया गया, फोकस किया गया 7th 5 ईयर प्लान में। इसके बाद एनुअल प्लान आते हैं 1990 से 1992 के बीच में। यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हो जाता है, जिसकी वजह से एनुअल प्लान लाने पड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जब सारी चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती हैं, LPG रिफॉर्म होते हैं, जो कि आगे हम इसी में पढ़ेंगे। LPG रिफॉर्म होने के बाद अब 1992 से 1997 के बीच में 8th 5 ईयर प्लान आता है। मॉडल यहाँ पर होगा जॉन W मिलर मॉडल, PV नरसिम्हा राव के अंडर में ही इसको तैयार किया जाता है। फोकस यहाँ पर किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर, उनके एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट पर। टारगेट ग्रोथ यहाँ पर रखा जाता है 5.6% का, एक्चुअल ग्रोथ होता है 6.8%। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि LPG को यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P का मतलब हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, G का मतलब हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट 9th 5 ईयर प्लान आएगा 1997 से 2002 के बीच में। फोकस यहाँ पर रखा जाता है ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, यानी आगे तो बढ़ना है लेकिन सामाजिक न्याय और समानता के साथ में। टारगेट यहाँ पर रखा जाता है 6.5% का, ग्रोथ एक्चुअल में होता है 5.4% का। रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट पर और प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। इसके बाद केवल 3 5 ईयर प्लान आते हैं और इसको रिप्लेस भी कर दिया जाता है। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक आता है। यहाँ पर फोकस रखा जाता है डबलिंग पर कैपिटा इनकम इन 10 ईयर्स एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इन्होंने बोला था कि पर कैपिटा इनकम को 10 सालों के अंदर अंदर डबल कर देंगे और गरीबी को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे टारगेट रखा गया 8% ग्रोथ रेट का, एक्चुअली में अचीव हुआ 7.6%। ये हाई ग्रोथ पीरियड था इंडियन इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक ये चलेगा। फोकस याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ था। रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एंड हेल्थ पर ज़्यादा फोकस किया गया। लास्ट 5 ईयर प्लान यहाँ पर था 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से 2017 तक चला था। इसका फोकस था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। 8% का टारगेट था, 6 से लेकर 6.5% के बीच में ग्रोथ रेट अचीव किया गया। ये लास्ट 5 ईयर प्लान था इंडिया का।
अब यहाँ पे ये चला तो था 2017 तक, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया और इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। ये ब्रीफ रिवीजन था 5 ईयर प्लान का। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड इन 2025 एम्स टू कंबाइन मैंग्रोव रीजेनरेशन विथ रूरल एम्प्लॉयमेंट अंडर द मनरेगास प्लेटफॉर्म। कह रहे हैं कि 2025 में शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी पहल का उद्देश्य मनरेगा प्लेटफॉर्म के तहत ग्रामीण रोजगार के साथ मैंग्रोव पुनर्जनन को जोड़ना है। यानी कि मनरेगा के अंतर्गत रूरल एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएँ और मनरेगा प्लेटफॉर्म के अंदर ही ये मैंग्रोव को रीजनरेट करें, यानी उन्हीं से काम करवाएं, उनको काम भी मिल जाएगा और मैंग्रोव रीजनरेशन भी हो जाएगा। तो ये कौन सा इनिशिएटिव था ये बताना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मिशन मैंग्रोव मित्र यहाँ पर लॉन्च किया गया था इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है, द बीओपी क्राइसिस ऑफ 1991 इन्वॉल्व्ड ए शॉर्टेज ऑफ। कह रहे कि 1991 का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था इसमें किसकी कमी हुई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हुई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि हमारे पास बैलेंस नहीं था पेमेंट करने के लिए और इसी के वजह से क्राइसिस हुआ। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था क्या? पहला क्वेश्चन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो होता है ये किसी कंट्री में तब आता है जब उस कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज ना बचे हों अपने इंपोर्ट को यहाँ पर पे करने के लिए, या फिर सर्विसेज या फॉरेन डेब्ट को पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसको कहते हैं फॉरेक्स या फिर फॉरेन एक्सचेंज। जून 1991 तक इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो केवल 1.2 बिलियन डॉलर का बचा था, जिससे कि इंडिया के पास 2 वीक का भी इंपोर्ट करने का पैसा नहीं था। इसी डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने जो है इंटरनेशनल लोन मांगा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और इन्होंने क्या बोला कि कुछ चीज़ें आप यहाँ पर गिरवी रखिए, कोलेट्रल रखिए, तब हम आपको लोन देंगे। तो इंडिया को उस टाइम पर 47 टन गोल्ड जो है ये बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखना पड़ा, 20 टन जो है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में कोलेट्रल के रूप में रखना पड़ा था, जिससे कि IMF हमको लोन दे दे। ये होता है बीओपी क्राइसिस। अब इसके पीछे का जो मेन कॉज है ये पूछा गया है DSSB के एग्ज़ाम में कि इसके पीछे का कारण क्या था। तो आपसे ये हेडिंग पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें भी लिखी गई हैं जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ। पहला रीज़न इसका था हाई फिजिकल डेफिसिट। आसान भाषा में कहें तो आपका कमाई 100 रुपये, खर्चा आपने 200 किया, तो जाहिर सी बात है कि आगे चल करके आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हाई फिजिकल डेफिसिट था। द गवर्नमेंट वॉज स्पेंडिंग मच मोर दैन इट वॉज अर्निंग थ्रू दी 1980s, यानी कि गवर्नमेंट जितना कमा नहीं रही थी उससे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चे कर रही थी। तो ये इसका पहला रीज़न हो जाएगा। इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट था ना वो 8.4% पहुँच गया था GDP के प्रपोर्शन में। दूसरा यहाँ पे है द गल्फ वॉर। अब आप सोचेंगे कि गल्फ वॉर था तो इंडिया में कैसे क्राइसिस हुआ? तो बिल्कुल ये जो पूरा वर्ल्ड है ना ये इंटरकनेक्टेड है। कहीं पर भी वॉर होगा तो इम्पैक्ट सब पर देखने को मिलेगा। जब गल्फ वॉर हो रहा था तो उस टाइम पर गल्फ की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऑयल के प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया था। जैसे प्रेजेंट टाइम में LPG के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं थोड़े बहुत, तो ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ करने की वजह से ऑयल इंपोर्ट करने का पैसा यहाँ पर नहीं था। वहाँ पर वॉर भी चल रहा था, तो इसके वजह से जो इंडियन वहाँ पर काम कर रहे थे वो रेमिटेंसेस यानी कि पैसा कमा कर भी इंडिया नहीं भेज पा रहे थे। तीसरा यहाँ पे रीज़न था इन्फ्लेशन। जो महंगाई है वो 13 to 17% के रेट से बढ़ रहा था, इसी वजह से यहाँ पर ये भी इसका रीज़न हो जाएगा। कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक यानी USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, जो कि इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस थे BOP क्राइसिस के पीछे।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका सलूशन क्या हुआ। तो जब इंडिया IMF के पास लोन लेने जाता है तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम लोन तो दे रहे हैं, लेकिन इंडिया को स्ट्रक्चरली यानी कि अपने इकोनॉमी को चेंज करना होगा, तभी जाके इसका लॉन्ग टर्म में सलूशन निकलेगा। तो इसी से आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इन्हीं के प्रयासों से LPG रिफॉर्म आता है 1991 में। L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में यहाँ पर क्या करते हैं, इंडिंग द लाइसेंस राज। पहले किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी होता था, तो लिबरलाइजेशन के द्वारा लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया। बहुत सारी इंडस्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। प्राइवेटाइजेशन जो है, इसका मतलब है कि अब सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगी, पब्लिक सेक्टर यहाँ पर काम करेगा और वो जो है ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बाहर से भी पैसा आएगा, तो ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर मौका दिया गया। तीसरा यहाँ पे है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी कि ओपनिंग द डोर्स टू द वर्ल्ड, यानी इंडिया की इकोनॉमी को ओपन किया गया। इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पर स्लैश यानी कि रिड्यूस कर दिया गया, जिससे कि कोई भी जो कंट्री है वो अपने सामान को इंडिया में भेज सके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। ये सारी चीज़ें करने से फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इंक्रीज होता है, जिससे कि हम बाकी कंट्री को पेमेंट करके चीज़ें मंगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक वन लाइनर क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा जाता है PV नरसिम्हा राव को। CPO 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर असर्शन और रीज़न दिया गया है और इसी से रिलेटेड है। आपको असर्शन और रीज़न पढ़ के बताना है कि कौन सा करेक्ट है। असर्शन में लिखा है इंडिया हैड टू अप्रोच द IMF एंड वर्ल्ड बैंक इन 1991 फॉर ए बेल आउट लोन। कहना कि इंडिया को IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा था 1991 में लोन लेने के लिए। रीज़न यहाँ पे कह रहे हैं फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व हैड डिक्लाइंड टू द पॉइंट दैट दे कुड बेरली फाइनेंस 2 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट। कहना कि इंडिया को लोन लेने इस वजह से जाना पड़ा था क्योंकि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इतना ज़्यादा कम हो गया था कि हम 2 हफ्तों का भी इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे, यानी कि पेमेंट नहीं कर सकते थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन A। असर्शन भी सही लिखा है और इसके पीछे का रीज़न भी करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन A राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन, व्हाट मेक्स छऊ ए सिंक्रेटिक इंडियन डांस फॉर्म। क्वेश्चन में लिखा हुआ है छऊ नृत्य को एक समन्वयात्मक भारतीय नृत्य के रूप में क्यों माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जब क्वेश्चन दिखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई होगी, और जाहिर सी बात है इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न तो होगा। ये जो सिंक होता है, आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, सिंक या फिर सिंक्रेटिक का सिंपल भाषा में आप याद रखिए, इसका मतलब हो सकता है सामंजस्य। तो ये छऊ जो है ये सिंक्रेटिक डांस इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कल्चर की चीज़ों को मिक्स करके अपनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इट मर्जेस ट्राइबल फोक एंड क्लासिकल हिंदू एलिमेंट, यानी कि ट्राइबल जो चीज़ें हैं उसको भी मर्ज किया गया, फोक डांस के कुछ एलिमेंट को मर्ज किया गया, क्लासिकल हिंदू एलिमेंट्स को भी मर्ज किया गया, तब ये छऊ डांस बना है। तो ये सिंक्रेटिक है, यानी बहुत सारी चीज़ों के एलिमेंट इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज दी फॉलोइंग जुडिशियल इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। यहाँ पे जुडिशियल इवेंट यानी केस दिया हुआ है और इसको क्रोनोलॉजी में बताना है, यानी कि ईयर के अकॉर्डिंग इसको आपको ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पर बेरूबारी यूनियन केस है, दूसरा केशवानंद भारती केस और तीसरा है यहाँ पर SR बोम्मई केस। तो ये ऑलरेडी इन्होंने अरेंज किया हुआ है, इसी सीक्वेंस में ये रहेगा। ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ से हम केसेस को भी जान लेते हैं कि ये केस क्या था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में होता है। अगर हम इशू की बात करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी,
तो यहाँ पर डिस्प्यूट था एक स्मॉल टेरिटरी को लेके जिसको बेरूबारी कहते थे वेस्ट बंगाल में। तो ये पाकिस्तान को दिया जाना था, जिसके लिए नेहरू नून एग्रीमेंट भी साइन हो गया था 1958 में। अब यहाँ पे जो है इस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि क्या गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई भी टेरिटरी किसी भी नेबरिंग कंट्री को दे सकती है, यानी कि इंडिया से निकाल के क्या ये किसी को हैंडओवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट को किसी को दे रहे हैं तो इसके लिए आपको आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वही चीज लिखा है, इट स्टेटेड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट सीड टेरिटरी अंडर आर्टिकल 3, यानी पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंतर्गत टेरिटरी को किसी को दे नहीं सकती। अगर करना है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिससे कि टेरिटरी को ट्रांसफ़र किया जा सके, 1960 है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है केशवानंद भारती केस 1973 में। यहाँ पे इशू क्या होता है, यहाँ पे केरला गवर्नमेंट का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट होता है उसको यहाँ पर चैलेंज किया जाता है। लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है इसमें ये बताया जाता है कि किसी भी पर्सन के पास मैक्सिमम कितना लैंड रहेगा उस पर एक सीलिंग लगाई जाती है, एक लिमिट लगाई जाती है। तो इसी लैंड रिफॉर्म एक्ट को केरला गवर्नमेंट जो है ये इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन ये एक मठ होता है उसके भी जो ज़मीन होती है, रिलीजियस प्रॉपर्टी होती है, उसको भी ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे लार्जेस्ट बेंच एवर का केस हुआ था, 13 जजेस होते हैं और ये जो केस था ना ये सबसे लंबे टाइम तक चला था। टोटल यहाँ पर ये 68 डेज तक चला था। यहाँ पर बहुत सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को भी रेफ़र किया गया था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा है, जो कि बेरूबारी यूनियन जजमेंट का बिल्कुल इन्होंने अपोजिट कहा। ये जो रिलीजियस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था केरला गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर ये कहा गया था कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको वायलेट किया जा रहा है। तो इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिसके आधार पर हमारा संविधान बना हुआ है उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म एंड जुडिशियल रिव्यू जो है ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तीसरा यहाँ पे केस आता है SR बोम्मई केस 1994 का। इशू यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनको डिसमिस कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट का रूल लगा दिया जाता है। कई बार ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज़ करते हैं, और बहुत सारे स्टेट में जहाँ पर उनको अपना कोई काम करना होता है वहाँ पर वो प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं और इनडायरेक्टली वो खुद वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के SR बोम्मई केस हुआ था 1994 में। इशू यहाँ पे था द डिसमिसल ऑफ सेवरल स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर यूजिंग आर्टिकल 356, यानी कि प्रेसिडेंट रूल के आर्टिकल का यूज़ करते हुए कर्नाटका, मेघालय और इसी तरीके से बहुत सारे स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह जजमेंट दिया, प्रेसिडेंट रूल इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट रूल एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे हम इस पे जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। The court can restore a dismissed state government if the dismissal was based on malified intentions. कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस किया गया है उसको हम वापस से रीस्टोर कर देंगे
अगर किसी भी खराब इंटेंशन के साथ में उसको डिसमिस किया गया तो। यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की बात की गई और ये कहा गया कि अगर सेंटर को प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उनको दोनों जो यहाँ पे हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की मंजूरी लगेगी। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम करंट अफेयर्स भी रिवाइज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेस वेदर इवेंट्स लाइक सोलर फ्लेयर एंड CMEs। यहाँ पे ये जो CMEs है इसका फुल फॉर्म होता है कोरोनल मास इजेक्शंस। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ज्वालाओं और CME जैसी अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं का परिणाम नहीं है। यानी कि स्पेस में जो एक तरीके से वेदर इवेंट होते हैं उनमें कौन सा एक कॉन्सिक्वेंस नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन C। अगर स्पेस में कोई भी वेदर इवेंट हो रहा है तो इससे ओशियन करंट जो हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं? अगर स्पेस में कोई चीज़ हुआ है, यानी कि वहाँ पर अगर सोलर फ्लेयर आया है या कोई भी चीज़ें अगर वहाँ पर हो रही हैं तो इससे सैटेलाइट का कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है रेडियो फ्रीक्वेंसी में क्योंकि ये सारी चीज़ें वहीं से चलती हैं, डैमेज हो सकता है पावर ग्रिड को, लेकिन ओशियन करंट में चेंजेस हो जाएं ये इससे रिलेटेड नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अब हम करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कनेक्ट्स विच 2 सिटीज़। कह रहे हैं कि इंडिया का पहला स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों को जोड़ेगा? तो ये कोलकाता और गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नमो बुक फेस्ट 2026 हेल्ड। कह रहे हैं कि इंडिया का पहला नमो बुक फेस्ट 2026 कहाँ पर होस्ट किया गया? तो न्यू दिल्ली में। इसको इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा और यहाँ पर कुछ बुक लॉन्च की गई जैसे कि जैन वी बानो और महात्मा। अब यहाँ पे देखिए जो इंटरनेशनल बुक फेयर होता है वो अलग है और ये अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड दी भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026। यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 किस शहर में होस्ट किया गया? तो न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था और पर्टिकुलर लोकेशन हो जाएगा यशोभूमि। 19 से 22 मार्च तक इसको होस्ट किया गया। थीम की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली, ये इसका थीम रखा गया। ये यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिया रिसेंटली साइंड ए ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन टेलीकम्युनिकेशंस कोऑपरेशन विथ विच कंट्री। इंडिया ने किसके साथ में एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया है जिससे कि वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेंगे। बेसिकली 5G और 6G जो है इसके लिए यहाँ पर जो है साइन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के साथ में इसको साइन किया गया है। फिफ्थ यहाँ पर क्वेश्चन है हु वॉन दी 2026 टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट। 2026 का टाइलर प्राइज किसको मिला? तो ये मिला है डॉक्टर टॉबी कियर्स को। अब ये जो हैं ये अमेरिकन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट हैं और इनको ये जो टाइलर प्राइज मिला है इट इज़ ऑफन कॉल्ड दी नोबल प्राइज ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इन्होंने फंगल नेटवर्क्स पे जो है काफ़ी काम किया है, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर पुणे ग्रैंड टूर 2026। पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। पुणे ग्रैंड टूर जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी स्टेज प्रोफेशनल साइकिलिंग रेस है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ये है आज की वीडियो जहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस और 6 करंट अफेयर्स भी रिवाइज किए हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है फोकस के साथ में तो आई होप आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपने इसको लास्ट तक देखा है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको हाइप ज़रूर कर दीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।